दिस इज 92.7 बिग एफएम। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर आप सबका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हर रोज की तरह आज के सफर की शुरुआत भी एक झलक से। आज दिल याद करेगा सन 1982 में आई गुलजार साहब की फिल्म अंगूर, और सालों पहले अलग होने के बावजूद 35वें फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में राखी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए गुलजार ने उन्हें कैसे अलग अंदाज में स्टेज पर आमंत्रित किया। तो आइए शुरू करता हूं आज का सुहाना सफर आपकी अनुमति के साथ। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। ये गालिब हैं। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था, अक्सर याद आया। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। बहुत अजीम उशान शायर। मिर्जा गालिब से हमारे गुलजार साहब इतने प्रभावित हैं कि वो खुद को पुरानी दिल्ली की गली कासिम जान के बल्ली मारान मोहल्ले में गालिब के घर का एक नौकर ही मानते हैं। गुलजार का बरसों पहले एक सपना था कि वो गालिब पर कोई फिल्म बनाए। परिचय, कोशिश, नमकीन, मौसम और आंधी जैसी फिल्में संजीव कुमार के साथ करने के बाद उनको यकीन हो गया था कि गालिब के साथ कोई जस्टिस कर सकता है तो वो हैं संजीव कुमार, और उन्होंने संजीव कुमार के साथ गालिब फिल्म बनाने की घोषणा भी कर डाली। ये खबर जब आम जनता तक पहुंची तो एक कॉलेज स्टूडेंट को गुलजार का ये फैसला ठीक नहीं लगा, क्योंकि उस विद्यार्थी को लगता था कि संजीव कुमार गालिब के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे इस रोल के साथ। अगर गालिब के साथ गालिब को करते हुए कोई जस्टिफाई कर सकता है तो वो खुद है। इस कॉलेज स्टूडेंट का नाम था शाह नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह स्कूल और कॉलेज के ज़माने से ही थिएटर से गहरे जुड़े हुए गालिब के दीवाने, और उनकी भी यही तमन्ना थी कि वो गालिब का रोल करें। तो जनाब, जब नसीरुद्दीन शाह को ये बात पता चली कि गुलजार संजीव कुमार को लेकर गालिब बना रहे हैं, तो उन्होंने गुलजार को एक चिट्ठी लिख डाली कि आप अपने निर्णय पर दोबारा विचार कर लें, क्योंकि संजीव कुमार इस रोल के लिए फिट नहीं है। पहला कारण तो यह है कि संजीव कुमार अच्छी उर्दू नहीं बोल पाएंगे, और दूसरा ये कि उनका उर्दू शायरी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। गालिब का किरदार अगर कोई निभा सकता है तो वो मैं हूं, लिहाजा आप फिल्म के लिए तब तक इंतजार करें जब तक मैं फिल्म लाइन ज्वाइन करने के लिए बंबई ना आ जाऊं। कॉन्फिडेंस देखिए आप। ये चिट्ठी गुलजार साहब तक तो नहीं पहुंची, लेकिन चिट्ठी में लिखी बात ऊपर वाले तक पहुंच गई, और उसने नसीरुद्दीन शाह की बात सुन ली। किसी न किसी वजह से फिल्म डिले होती चली गई, और फिर 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसी बीच 1984 में लेट इंदिरा गांधी की योजना ने मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया। इस योजना के इम्प्लीमेंट हो जाने से अब दूरदर्शन केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया था, अब हर छोटे बड़े शहर में दूरदर्शन का प्रसारण संभव हो गया था, और दूरदर्शन एक स्ट्रॉन्ग मीडियम के रूप में एस्टैब्लिश हो चला था। इसलिए बहुत से निर्माता निर्देशक इसके जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की गरज से दूरदर्शन की तरफ मुड़ने लगे। लिहाजा गुलजार ने गालिब को इस नए माध्यम में प्रस्तुत करने का निश्चय किया। ये वो वक्त था जब नसीरुद्दीन शाह एक श्रेष्ठ अभिनेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। अब जब गालिब के रोल की बात आई तो गुलजार की पहली पसंद ही नसीरुद्दीन शाह थे, पर प्रोड्यूसर्स गुलशन कुमार और जयसिंह इससे अग्री नहीं करते थे। उन्हें प्रॉब्लम थी नसीरुद्दीन शाह की फीस को लेकर, सो वो उनसे मोल भाव करने लगे। नसीर तब तक इस स्थिति में पहुंच चुके थे कि वो अपनी शर्तों पर ही काम करें।
इसलिए उन्होंने गुलजार को अपनी चिट्ठी की बात बताते हुए कहा कि इतने बरसों बाद जब मुझे आपके साथ गालिब करने का मौका मिल रहा है तो मैं ये रोल किसी और को नहीं करने दूंगा। रही बात पैसों की, तो पैसे तो गालिब भी अपने हिसाब से लेते थे, तो नसीर भी अपने हिसाब से लेगा। गुलजार कहते हैं कि ये रौब और ये आत्मविश्वास गालिब की शख्सियत का ही रिफ्लेक्शन था, जिसने उनके विश्वास को और पक्का कर दिया कि ये रोल नसीर के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। सो इस तरह बरसों बाद नसीरुद्दीन शाह की तमन्ना पूरी हुई मिर्ज़ा गालिब के रोल करने की। इस किरदार को नसीर अपने जीवन का सबसे अहम किरदार मानते हैं। कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि जिस लाइन में आप हैं, अगर आपका कमिटमेंट ज़्यादा है तो आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं। गुलजार साहब के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बात उस वक्त की है जब गुलजार बहुत संघर्षों के बाद जब वो बन गए बिमल दा के असिस्टेंट। फिल्म पत्रकार और समीक्षक ज़ियाउल सलाम की एक किताब है हाउसफुल द गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड में इस घटना का जिक्र करते हुए गुलजार ने कहा है कि जब उनके पिताजी का निधन हुआ था तो फैमिली ने इन्फॉर्म तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि जो पहले से ही स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अभी अभी तो एक काम मिला है, इस खबर को सुनकर वो अपना काम छोड़कर चला आए। जाने वाले तो चला गया। इसलिए घर वाले नहीं चाहते थे कि गुलजार साहब को इस बात की खबर तक दी जाए। बड़े भाई साहब बंबई में रहते थे, उन्हें खबर कर दी गई और वो आ गए, शामिल हो गए पिताजी की अंतिम क्रिया में। कुछ दिनों बाद दिल्ली के एक पड़ोसी ने गुलजार साहब को ये दुखांत समाचार दिया। गए उसके बाद दिल्ली, लेकिन सारी जो भी अंतिम क्रिया की सारी रस्में हैं, रीति रिवाज, जाने के बाद मृतक की शोक सभाएं, मृत्यु भोज, वो सब खत्म हो चुका था। उदास मन से वो वापस आ गए, लेकिन एक कसक, एक टीस मन में रह गई कि पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, अंतिम समय में सेवा ना कर पाया बाबूजी का। ये बोझ था मन का। इस घटना के 5 साल बाद जब बिमल रॉय अपनी जीवन यात्रा के अंतिम आखिरी मुकाम पर थे, बिमल रॉय जिन्हें गुलजार साहब अपने पिता तुल्य मानने लगे थे, तो बिमल रॉय के लास्ट डेज, अंतिम दिनों में गुलजार हर रात रोते और दादा के सिरहाने बैठकर, बगल में बैठकर उनकी फेवरेट जो किताब है, कृति है अमृत कुंभ, उसको पढ़ाकर सुनाते और अंदर से बहुत दुखी। और आ गया वो दुखद दिन, 8 जनवरी 1966 का दिन, और बिमल दा भी चले गए, उनका निधन हुआ। तो आप ताज्जुब करेंगे, गुलजार साहब उनके अंतिम संस्कार की क्रिया में शामिल हुए और साथ साथ अपने पिताजी की भी अंतिम क्रिया उस समय पूरी की। और मन के इस बोझ से तो कम से कम मुक्त हुए, मन तो हल्का हुआ कि मैंने जो रस्म होती है, पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, बाबूजी की सेवा नहीं कर पाया, संस्कार तक नहीं कर पाया। ऐसा लगता था कि शायद इसी मोमेंट के ऊपर रुके हुए थे कि दादा का भी अंतिम संस्कार किया और बाबूजी का भी अंतिम संस्कार किया। हो जाती हैं कभी कभी इस तरह की घटनाएं, जाने वाले चले जाते हैं। गुलजार साहब का एक गीत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 1982 में आई थी अंगूर, लोगों ने बहुत सराहा। इस फिल्म के लेखक और डायरेक्टर थे गुलजार साहब। इस फिल्म की कहानी शेक्सपियर के एक प्ले पर आधारित है। प्ले का नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। फिल्म की कहानी के मुख्य किरदार 2 एक से दिखने वाले जुड़वा पेयर थे, मगर मेन रोल निभाया डेस्टिनी ने, जो इन किरदारों को बार बार एक दूसरे से मिलवाती है और इसी की वजह से फिल्म में ह्यूमर, हास्य पैदा होता है। इस फिल्म से जुड़े कुछ राज आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। फिल्म अंगूर को दर्शकों ने खूब सराहा, मगर क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी सन
1968 में इसी प्लॉट पर एक फिल्म बनी थी, जिसकी स्टोरी भी गुलजार साहब ने ही लिखी थी, जिसे प्रोड्यूस किया था बिमल रॉय ने और फिल्म को डायरेक्ट किया था देबू सेन ने, और फिल्म का नाम था 2 दूनी 4। सेम, एब्सोल्युटली सेम, बिल्कुल। फिल्म के मुख्य कलाकारों में थे किशोर कुमार और असित सेन, मगर यह फिल्म उस वक्त फ्लॉप हो गई थी। लेकिन गुलजार साहब को कहीं ना कहीं विश्वास था कि यह स्टोरी कमाल की है, इस स्टोरी में दम है, और अगर इसे बेहतर तरीके से बनाया जाए तो यह फिल्म चलेगी, दोबारा चलेगी। और उन्होंने यह भी डिसाइड किया था कि अगर कभी मौका मिला तो इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करेंगे, और उनकी इच्छा पूरी भी हो गई। किशोर कुमार और असित सेन वाले रोल के लिए साइन किया गया संजीव कुमार और देवेन वर्मा को। फिल्म में संजीव कुमार के दोनों कैरेक्टर्स का नाम था, दो जो रोल थे उनका नाम था अशोक और देवेन वर्मा का बहादुर। फिल्म की डबिंग कंप्लीट होने के बाद जब गुलजार साहब ने फिल्म देखी तो उन्होंने नोटिस किया कि दोनों बहादुर सेम हैं, लेकिन देवेन वर्मा ने दोनों की डबिंग में एक छोटे से स शब्द के बोलने में अंतर कर दिया है। पहले भी एक बार दर्शक सेम कहानी को नकार चुके थे, फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी। इस डर के चलते उन्होंने देवेन वर्मा को वापस डबिंग के लिए बुलाया। देवेन वर्मा जी उस वक्त यूएस गए हुए थे, फौरन आए और तुरंत आकर एक रात में ही दोबारा डबिंग की, उस तरह से जैसे गुलजार साहब चाहते थे। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन इसके बाद भी फिल्म में बहादुर के दोनों किरदारों में एक फर्क रह गया था। वो फर्क था कि जो सीधा साधा बहादुर था उसके कुर्ते की फुल स्लीव थी, जबकि तेज वाले बहादुर ने कुर्ते की स्लीव फोल्ड कर रखी थी। मगर यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके बाद भी कुछ ऐसे सीन हैं जहां पर दोनों बहादुर फुल स्लीव में दिखाई देते हैं। हालांकि बाद में देवेन वर्मा और गुलजार साहब ने इस गलती को, इस माइनर मिस्टेक को नोट किया, मगर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो जानते थे कि इस गलती को कोई नहीं पकड़ पाएगा। इस फिल्म का संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने, और फिल्म में सिर्फ 3 ही गाने थे, जिसमें से आइए इसी गाने को सुनते हैं। गुलजार की फिल्म मीरा की कहानी। इस फिल्म में मीरा का हस्बैंड कितनी मुश्किलों और परेशानियों से मिला। अमिताभ बच्चन ने डेट्स दे दी थी, डेट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो अमिताभ बच्चन को डेट्स की प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि बाकी डेट्स वो दूसरे प्रोड्यूसर्स को दे चुके थे। लिहाजा उन्होंने मजबूरी हालात में ये फिल्म छोड़ दी। अब मीरा के लिए फिर से नए वर की तलाश शुरू हो गई। इस तलाश में भी कई महीने लग गए। जब कई महीनों की तलाश के बाद भी कोई नहीं मिला तो सोचा गया कि क्यों ना किसी नए एक्टर को राजा भोज का रोल दे दिया जाए। लेकिन इस बात पर प्रोड्यूसर प्रेम जी अड़ गए कि अगर कोई ये रोल करेगा तो वो एस्टैब्लिश एक्टर ही होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी एक फिल्म मीरा पर बनी थी और वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इसलिए प्रेम जी डर रहे थे कि नए कलाकार को लेकर फिल्म को बेचना मुश्किल हो जाएगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए तैयार नहीं होगा। सो दोबारा पूरे जोर शोर से मीरा के वर की तलाश जारी रही। फिल्म के मुहूर्त के करीब 3 साल बाद जनवरी 1978 में मीरा को उसका वर यानी राजा भोजराज मिल ही गया। ये वर था विनोद खन्ना। यहां मैं आपको बता दूं कि विनोद खन्ना से हुई सिर्फ 1 दिन की मुलाकात में विनोद खन्ना ने ये कह दिया था कि वो ये फिल्म कर लेंगे। बात सिर्फ वर्बल हुई थी, किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। वर मिलने के बाद भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। ऐसा लगता था कि फिल्म मीरा बनाने का ख्याल प्रेम जी को किसी ऐसे वक्त आया होगा जब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के ग्रह या नक्षत्र ठीक नहीं थे। विनोद खन्ना के साथ फिल्म की शूटिंग सितंबर 1978 में शुरू होनी थी, मगर अगस्त 1978 में ही ये खबर आई कि विनोद खन्ना फिल्म लाइन छोड़कर अपने आध्यात्मिक गुरु रजनीश यानी ओशो के पास अमेरिका जा रहे हैं। एक बार फिर फिल्म को झटका लगा। लेकिन इस खबर के कुछ दिनों बाद ही खुशखबरी भी आई कि विनोद खन्ना अपनी सारी फिल्में कमिटमेंट पूरी करने के बाद ही अमेरिका जाएंगे।
और विनोद खन्ना ने सिर्फ मुंह ज़बानी किए अपने वादे को निभाते हुए मीरा फिल्म को कंप्लीट किया। उसके बाद ही वो 1982 में ओशो रजनीश के पास अमेरिका रजनीशपुरम पहुंच गए। विनोद खन्ना के बाद भी इस फिल्म को पूरा होने में लगभग 3 साल और लग गए। 1975 में जो मीरा शुरू हुई थी वो 1979 में बनकर रिलीज हुई। 1990 में हुए 35वें फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन की बात है। उस समय भी आज ही के समय की तरह हर कैटेगरी के अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए एक सेलिब्रिटी गेस्ट को स्टेज पर आमंत्रित किया जाता था और वो गेस्ट अवार्ड जीतने वाले का नाम अनाउंस करके कलाकार को स्टेज पे बुलाता था और अवार्ड प्रेजेंट किया जाता था। उस साल अवार्ड फंक्शन के दौरान जब गुलजार को बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल का अवार्ड देने के लिए आमंत्रित किया गया, गुलजार ने बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल का अवार्ड देने के लिए जैसे ही लिफाफा खोला तो उसमें उनकी एस्ट्रेंज्ड वाइफ राखी का नाम था। जैसे ही गुलजार ने विनर के रूप में राखी का नाम लिखा देखा तो उनके चेहरे पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, इसमें वो नाम है जिस नाम को मैं कुछ अलग अंदाज में बुलाऊंगा। और तब उन्होंने कहा, अजी सुनती हो। इस बात पे उस फंक्शन में मौजूद हर व्यक्ति जोर जोर के ठहाके मारकर हंस पड़ा। इसके बाद राखी स्टेज पर आई और गुलजार ने उन्हें ये ट्रॉफी, विनर की ट्रॉफी प्रेजेंट की। गुलजार के मुंह से राखी को इस तरह पुकारना इसलिए भी दर्शकों के लिए थोड़ी अचरज की बात थी क्योंकि सालों पहले उनकी बेटी मेघना के जन्म के 1 साल के बाद दोनों अलग हो गए थे। ये वही समय था जब राखी ने फिर से फिल्मों में काम करने का फैसला कर लिया था। कानपुर के अमित सरैया जानना चाहते हैं फिल्म आंधी के बैन होने की कंट्रोवर्सी के बारे में। आंधी फरवरी 1975 में रिलीज हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। फिल्म बनने के वक्त से ये अफवाहें उड़ने लगी गुलजार की ये फिल्म इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है। इसमें इंदिरा गांधी से जुड़ी घटनाएं दिखाई जाएंगी। इन खबरों के बाद तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री आई के गुजराल ने फिल्म देखी और इन खबरों को गलत बताया कि यह इंदिरा गांधी पर आधारित फिल्म है, लेकिन फिर भी लोगों के मुंह बंद नहीं हुए। जब फिल्म की रिलीज का टाइम आया तो स्पेशल कमेटी ने पूरी फिल्म को देखा और रिलीज की परमिशन दे दी, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ कुछ ही पार्ट्स में इसे रिलीज किया गया। यह वो वक्त भी था जब चुनाव नजदीक आ रहे थे। 2 साल बाद यानी 1977 में आम चुनाव होने वाले थे। फिल्म रिलीज होने के बाद 20 हफ्ते तक चली और इन 20 हफ्तों में इस फिल्म को लेकर जो अफवाहें थीं वो अब विवाद बन गईं। गुजरात के बहुत से क्षेत्रों में विरोधी पार्टी के लोगों ने इस फिल्म के कुछ सीन्स को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ कैंपेनिंग शुरू कर दी। इंदिरा गांधी जैसी लगने वाली इस फिल्म की मेन कैरेक्टर इन सीन्स में सिगरेट पी रही थी, शराब पी रही थी और इस फिल्म को गांव-गांव में जनता को दिखाया जा रहा था। क्योंकि इस फिल्म में सुचित्रा सेन का पहनावा, बालों का फ्रंटल व्हाइट पैच, ये सब इंदिरा गांधी से मिलता जुलता था। कुछ जगह पर फिल्म के ऐसे पोस्टर्स भी लगाए गए थे जिनमें लिखा था कि अपनी प्रधानमंत्री को पर्दे पर देखें। यह कहानी स्वतंत्र भारत की ग्रेट फीमेल पॉलिटिशियन की है। इन सारी घटनाओं से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि खराब होने की संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस फिल्म पर इमीडिएटली प्रतिबंध लगा दिया। फिल्म पर बैन लगने के बाद प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश ने तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल को बताया कि फिल्म बैन होने की वजह से उन्हें 40 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तब विद्याचरण शुक्ल ने यह कहा कि अगर वो अपनी फिल्म जनता को दिखाना चाहते हैं तो उन्हें ये ऑब्जेक्शनेबल सीन फिल्म से हटाने होंगे और कुछ ऐसे सीन डालने होंगे जिनसे ये क्लियर हो कि इस फिल्म की कहानी और किरदार का इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं है।
तो इस तरह कुछ सीन्स डिलीट कर दिए गए और कुछ सीन रीशूट करके दोबारा इस फिल्म को सरकार के सामने पेश किया गया। फिल्म में एक नया सीन भी इंक्लूड किया गया जिसमें हीरोइन आरती इंदिरा गांधी के फोटो के सामने खड़ी है। उस फोटो को देखते हुए वो अपने फादर से कह रही है कि वो इंदिरा गांधी की तरह देश की सेवा करना चाहती है, ताकि ये सिद्ध हो सके कि फिल्म इंदिरा गांधी की लाइफ पर बेस्ड नहीं है। जब तक ये सब हुआ तब तक 1977 आ चुका था और चुनाव में इंदिरा गांधी की जगह जनता पार्टी की सरकार जीत गई थी। सो जनता पार्टी ने जीत के बाद न सिर्फ फिल्म पर लगा बैन हटा लिया, बल्कि इस फिल्म को नेशनल टेलीविजन पर दिखाया भी गया। ये फिल्म जितनी चर्चित रही उतनी ही अप्रिशिएट भी की गई। फिल्म फेयर में इसे 7 नॉमिनेशन मिले, जिसमें से 2 पुरस्कार भी इस फिल्म ने जीते। पहला बेस्ट फिल्म के लिए, दूसरा बेस्ट एक्टर के लिए। फिल्म के म्यूजिक को भी लोगों ने लाइक किया। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते।